आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियन आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुनिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूँ, एकदम यूसीसी होना चाहिए। किसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया, बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया, वो कहां जाए? सही बात है। आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके, अब मेरा बात तो जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। राहुल गांधी के संसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो? इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। मुझे क्यों तोड़ा? राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आपको लेटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं राहुल कंवल वर्सेस अमित शाह जी की डिबेट, जिसमें अमित शाह बुरी तरीके से राहुल कंवल को रोस्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राहुल कंवल बहुत आज से नहीं, बहुत पुराने समय से कांग्रेस का चमचा रहा है, लेकिन जब उसके सामने अमित शाह जैसे लोग बैठे हों तो उसके बाद तो उसकी चमचागिरी नहीं चलने वाली थी, क्योंकि अमित शाह जब पहले से जानते, जब ये मतलब कुछ भी नहीं तब से जानते हैं इसके बारे में, और इसको हमेशा ट्रोल करते रहते हैं। और इस बार लाइव आपके सामने ट्रोल किया बहुत ही बुरी तरीके से, जिसे देखकर आपको जरूर से मजा आएगा। इसलिए लास्ट से डिबेट वीडियो में जरूर से बने रहेगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि ये मस्ट है भाई, तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी राय हो इस वीडियो के बारे में या फिर हमारे चैनल के बारे में, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम वीडियो अपलोड करने के 1-2 घंटे तक कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड साथ ही जिस भी फ़ोन से मैं शूट करता हूँ, जो भी डिवाइस मैं यूज़ करता हूँ, सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई, इंडिया टुडे पे, टीवी में, सोशल में, डिजिटल में, उन सब के बीच में आपकी इमेज बनी एक चुनावी चाणक्य के तौर पे। हम सब जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ने लड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब 5 साल में एक बार होगा तो बाकी टाइम आपको लगेगा कि उतना एक्साइटमेंट जो बना रहता है चुनाव को लेके, फिर तो एक ही बार होगा। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। 5 साल आप क्या करोगे भैया, एक ही बार हो जाएगा तो। नहीं, ये बात तो सही है। मेरे को जितने भी लोग हमारे साथ, हम तो काम करेंगे, सत्ता में होंगे तो सरकार चलाएंगे, अपोजिशन में हो तो विरोध पक्ष का काम करेंगे, हम तो काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे। मगर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ये बात सही है आपकी। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जितना मजा हम लोगों को डेटा में, सेफोलॉजी में, इलेक्शन में, घूमने फिरने में, जब भी मैट में आता है, और जितना नेता से भी सीखने को मिलता है। बाकी टाइम पे तो नेता एकदम मंत्री होता है, चुनाव के टाइम पे वो वनरेबल होता है। उस टाइम पे अभी मजा आएगा ना। ठहरो, इतना ग्रॉस स्टेटमेंट, ये कोई सीखने नहीं आते हैं, हमारे पास सिखाने आते हैं, ये अलग है, हम सीखते नहीं है इनसे। ऐसे कभी जिंदगी में कोई गलती कर सकता है अमित शाह साहब को कुछ सिखाने, ऐसी जरूरत ना, ऐसी गलती नहीं। सर, मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आना चाहता हूँ। ये तो आपका बहुत टाइम से तैयार था, चुनाव से ऐन पहले लेके आ गए। ये तो कभी भी आप पहले भी ले आते, क्या ये चुनाव से ऐसे पहले लाएं कि थोड़ा सा एक हिंदू मुस्लिम या मेजॉरिटी माइनॉरिटी टाइप का हो जाए, वो अनसेटल हो जाए, आपका वोट पोलराइज हो जाए? पहले ऐसा है राहुल जी, आप मुझे लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ढंग से स्टडी ही नहीं करते हो। 2019 में कानून पारित हो गया है, बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा। अब कहां सस्पेंस बचा है? 5 साल पहले कानून पारित हो गया था, अब सिर्फ रूल्स बनाए हैं। हमारी विल हमने 2019 के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित कर दी थी कि हम अगर बहुमत में आते हैं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे। बात तो सही है। आते ही सरकार ने अगस्त 2019 में ये बिल पारित कर दिया, राज्यसभा में भी पारित हुआ, लोकसभा में भी पारित हुआ। कहां कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ही नहीं था। टाइमिंग का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। सवाल इतना है कि इस पर मर डालने के लिए टाइमिंग का क्वेश्चन खड़ा किया जा रहा है। सबको मालूम था कि आने वाला है,
और मैंने कभी नहीं कहा कि इस मामले पर हम पीछे हटेंगे। मैंने हर बार कहा ये पत्थर पर देश का कानून किसी भी एक धर्म के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये हैं। आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? ये स्पष्ट करो। दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, मेरा सवाल का सुनिए। पहले मेरे सवाल सिटीजनशिप का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूं। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्यों इसमें 5 ही धर्मों को लिया गया है। एक कटु वास्तविकता है, होना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं। अगर होती निर्णायक स्थिति में तो हम कभी इस देश का बंटवारा नहीं करते। इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। और जब बंटवारा की घोषणा की गई, हजारों दोनों ओर से लोग वहां से यहां से वहां गए। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। ट्रेन की ट्रेनें कटी हुई आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। उस वक्त हमारे सारे नेता देश के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब ने कहा कि भाई जहां है वहां रह जाइए। अगर आपको बाद में भारत में आना है तो आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे। वो कहने का उद्देश्य था कि उस वक्त आपाधापी में आने से लोगों की जान न चली जाए। थोड़ा स्थिरता आने के बाद आई है। स्थिरता आने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%। आज 2.7% है। कहां गए भाई? धन परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म पर नहीं, अभी और सुनिए। हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे हैं। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए, या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान, अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है। कहां गए? और वो लोग अपना धर्म, अपना सम्मान, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत की शरण में आए हैं। और ये कहते हैं हम इनको नागरिकता न दे। क्यों न दे? इनका अधिकार है। उनका अधिकार जितना मेरा और आपका है उतना ही अधिकार इस शरणार्थियों का है, और वो देना चाहिए। सर, जब पिछली बार आपका इंटरव्यू हुआ था एजेंडा आज तक और कॉन्क्लेव के मंच पे, आपने कहा था कि जो हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में, अफगान, कहाँ जाएं, यही देश है, यहीं पे आएंगे। लेकिन क्रिश्चियंस के भी तो अपने देश हैं, थियोक्रेटिक देश हैं, वो तो वहां भी जा सकते हैं। उनको तो हमने नहीं रोका है, वहां चले जाए। भौगोलिक सीमा हमारे साथ सटी है, इसलिए हम यहां बुला रहे हैं। एक और आप कहते हो एक धर्म क्यों छूट गया, अब पूछते हो कि एक धर्म क्यों जोड़ा। सवाल नहीं है। ये तीनों राष्ट्र जहां से शरणार्थियों को हमने स्वागत किया है, ये तीनों राष्ट्र घोषित इस्लामिक स्टेट है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? नहीं, पर सेक्टेरियन तो हो सकता है। क्या सेक्टेरियन? जैसे अहमदी, शिया, सुन्नी, उस तरह वो भी मुस्लिम है वहां की व्याख्या में। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान, ये तो होने को तो हर जगह भूख है दुनिया में, सबको नहीं ला सकते। परंतु ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वहां इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। बाकी सारे धर्म जो वहां विद्यमान थे, सारों को शरण देने का हमने फैसला किया है, और उसमें कोई अनुचित नहीं है। 1950 से भारत का जो वादा था, वो वादे को कांग्रेस ने नहीं पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये अपीसमेंट की वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, पर जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम लोग इंडिया अखंड भारत का हिस्सा मानते, वहां पे अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, या फिर कोई बलोच हो जो कि वहीं की परिस्थितियों से परेशान है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है।
वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। पार्लियामेंट में बोला। वीडियो के फर्स्ट हाफ में आपने देखा किस तरीके राहुल कंवल को बुरी तरीके से ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट तक देखते देखते आपको जरूर से बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर से डिबेट वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड जो भी आपका अभी तक राय हो, जो भी हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे की वीडियो को आप इंजॉय कीजिए। बोला हूँ देखिए, अगर पीओ शो को बड़ा मत बताओ, मैं फिर से कह देता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। लेकिन अगर कोई बलोच हो, बलोच पे या फिर रोहिंग्या, अगर जो फर्ज कीजिए काफी सारा वहां पे लोकल गवर्नमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई राहुल जी, ऐसा है, इतने बड़े ब्रॉड फैसले एक दो को देखकर नहीं लिए जा सकते हैं। पॉलिसी जब बनती है तब मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा, कोई हमें अप्रोच करेगा तो सोचेंगे उस पर। इसके कारण इतने सारे शरणार्थी जो करोड़ों लोग आए, इनकी जिंदगी को काहे को बर्बाद कर रहे हो? अच्छा वो भाई बलोच बलोच कर वो अपना वोट नहीं दे सकते, वो अपना घर नहीं खरीद सकते, उनको नौकरी नहीं मिलती। घर खरीदना है तो बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से आए अपने कोई रिलेटिव के नाम पर खरीदते हैं, वो रिलेटिव मर जाता है, बच्चे क्लेम कर देते हैं, फिर झगड़े होते। इनकी प्रताड़ना कभी देखी आपने? ये नेताओं की इंटरव्यू करने की जगह जो अफगानिस्तान से सिख हमारे सिरसा लेकर आया था और बाकी सारे जो शरणार्थी हैं, इनका इंटरव्यू करो तो मालूम पड़ेगा इनका दर्द क्या है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीसी की, वो तो कह रहे हैं कि जेब कतरे, चोरी, ये वो सब बढ़ जाएगा। केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं इसके लिए कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहां गए, वो तो ऑलरेडी यहां है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। और इस शरणार्थियों को जेब कतरे, रैपिस्ट, ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूं कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े लिटरल थे। घुसपैठिए और शरणार्थी में बड़ा अंतर है। जो यहां पर घुस कर आता है, गैर कानून तरीके से आता है, जिस पर कोई प्रताड़ना होने के बावजूद भी आता है, वो घुसपैठिया है। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की आबरू की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसको घुसपैठियों के साथ कभी भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी अभी अफगानिस्तान में जब निजाम बदला, सैकड़ों सिख भाई सर पर गुरुद्वारा रख कर आए थे। मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है। मेरे घर किसी को पसंद नहीं है अपना देश छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, अपना गांव छोड़कर आना, परंतु मजबूर हो जाते हैं। जब इनके लिए भी हम नहीं सोचेंगे, इतनी संवेदना नहीं रखेंगे, तो हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। ये हमारे देश का वादा था जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और इसमें कोई बदलाव नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स तो नोटिफाई हो गए, अब एनआरसी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि वो आपका जो एक पुराना बयान है, मैं चुनाव के बाद समझाऊंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एनआरसी का कोई जीन्स या वायरस अवेलेबल नहीं है। ऑल टुगेदर एक अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। इस देश की माइनॉरिटी को ऑपोजिशन भड़का रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों को करबद्ध विनंती करता हूं, इनका मत मानिएगा। ये फिर से एक बार आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीएए से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा नहीं सकती। जो शरणार्थी आए हैं इनको नागरिकता मिल सकती है और ये बहुत थम है। मैं कहता हूं कानून को डाउनलोड करिए, सभी भाषा में उपलब्ध है, आप भी पढ़ पाएंगे और इसको समझिए। सर, सीए से तो किसी का जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाएगा, ये सही बात है। कभी ना कभी चुनाव के बाद आपने कहा कि एनआरसी आएगी जिसमें रजिस्ट्रेशन। मैंने ऐसा नहीं कहा है एनआरसी आएगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी नहीं दे। राहुल भाई बहुत सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति हूं मैं, आपके सवाल को भी समझता हूं। मेरे जवाब का एक बड़ा सवाल सभी के जहन में यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सरकार बनती है तो सरकार के
एजेंडे में क्या रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला कि तैयार हो जाइए, बड़े ऐलान होने वाले हैं और 100 दिन का एजेंडा तैयार है, हम बड़े फैसले लेने वाले हैं। सर थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि क्या तैयार। चुनाव घोषणा पत्र में आ रहे सारे एजेंडे को हम क्लियर करेंगे। हम 1950 से चुनाव घोषणा पत्र घोषित करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी बनी है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम धारा 370 हटाएंगे। देश की जनता ने जब हमें पूर्ण बहुमत दिया, हमने धारा 370 को देश के संविधान से हटाकर, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, कोई सहमत नहीं था, हमने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी। हमारे घोषणा पत्र में था हम ट्रिपल तलाक समाप्त कर देंगे। गजब बेइज्जती है। हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। हमारे घोषणा पत्र में था हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक शुरुआत की है और वो हमने पूरा किया है। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम सीए लाएंगे, हमने फिर से सीए को इंट्रोड्यूस रूल्स बनाकर चुनाव के पहले हमारा वादा समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वादे क्या है वो हमारे घोषणा पत्र में आएंगे, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूं, ये 10 साल में मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों के जीवन को स्थायित्व दिया है, सुखी बनाया है और सभी प्राथमिक सुविधाओं से युक्त किया है। आज देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिला है, घर में टॉयलेट मिला है, घर में ही नल से जल मिल गया है, गैस का सिलेंडर मिला है, 5 लाख तक का सारा इनका अनाज और इलाज स्वास्थ्य का फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और हर किसान के बैंक अकाउंट में बेसिक इनपुट के लिए 6,000 रुपया हर साल जमा हो रहा है। ये बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया है, ढेर सारी सीरीज ऑफ पॉलिसी लाकर, जिससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज फेवरेट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में भारत बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश को 11वें नंबर के अर्थतंत्र से 5वें नंबर के अर्थतंत्र पर ले जाकर देश को समृद्ध किया है। और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरी टर्म दे दीजिए, आप समर्थन कर दीजिए, देश तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा। इसमें तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से राहुल कंवल जो होता है वो पहले तो अमित शाह को गलती से बुला लेता है अपने सम्मेलन, जो भी उनका आज तक वालों का, इंडिया टुडे वालों का सम्मेलन होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि इंडिया टुडे वालों में ये राहुल कंवल और सर राजदीप सरदेसाई, ये दोनों बहुत पुराने चमचे हैं भाई कांग्रेस के। आज से नहीं, ये चाहे सत्ता थी उनके पास चाहे ना थी, ये लोग मतलब उन्हीं के पीछे रहते हैं। तो अभी भी ये वही हाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता हो, राजदीप सरदेसाई की तो मोदी जी और अमित शाह दोनों बजा चुके हैं और यहाँ पे राहुल कंवल का भी ट्रोलिंग होते रहता है। लेकिन इस बार अमित शाह बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल करते हैं राहुल कंवल को, जहाँ पे उसके पूरे चैनल के सामने उसकी ज़बरदस्त बेइज्जती करते हैं। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ पोस्ट करने के लिए। अभी शायद 30 दिन में 30 वीडियोज़ हमने पोस्ट किया है, अगले महीने शायद हम उससे बेहतर कर पाएँ। और इसी उम्मीद के साथ हम शायद इस महीने, ये शायद लास्ट वीडियो होगी इस महीने की, वो आप देख लीजिएगा। एंड आप चैनल पे विजिट कर सकते हो और भी वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, पुरानी भी देख सकते हो। तो हम आपसे मिलते हैं आप किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।